सो हेलो एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको स्टडी करने वाले हैं। ये टॉपिक एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल में भी अच्छे से पूछा जाता है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हम इसी टॉपिक को बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, किसने दिया, कैसे इसका कॉन्सेप्ट आया, फिर लेंसेज का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इस लेक्चर में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको आप EMI बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखो, सबसे पहले क्या था, जो ऑस्टर नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो ऑस्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि एक जो करंट कैरिंग वायर होती है उसके आसपास क्या होता है, रीजन होता है। किसका रीजन होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। और ये वेरीफाई भी हो गया। कैसे वेरीफाई हो गया? बहुत इजीली। एक करंट कैरिंग वायर ली, उसके आसपास मैग्नेटिक कंपास रखी और वो डिफ्लेक्ट हो गई, तो वहाँ से ये प्रूव हो गया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। फिर फैराडे जी आए, उन्होंने क्या बोला कि जब करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं बनाया जा सकता? मतलब जब करंट से मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिज्म से भी करंट होना चाहिए। उन्होंने अपनी ये बात रखी और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर 6 इयर्स काम किया एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने अपना जब अपरेटस फेंका और वहाँ पर करंट बना। ठीक है, तो बस उन्होंने क्या गलती की, कैसे की, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, और कहाँ से उनको पता लगा कि करंट बन सकता है, कि करंट इंड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो उससे पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक टर्म पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैं बहुत बार यूज़ करूँगी। तो हम पहले क्यों ना उसको थोड़ा सा पढ़ ले, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो लेट अस स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इट इज़ डिनोटेड बाय φm, इसको हम φm से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। एक गिवन एरिया में से परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो क्या होता है? उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उतना ज़्यादा फ्लक्स है, और जितनी कम कर रही हैं उतना कम फ्लक्स है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से दिया जाता है, BA cos थीटा। अब ये कैसे आया थी? BA cos थीटा कैसे आया? देखो, अगर मान लो हमारे पास ये 2 कॉइल्स हैं, दोनों का सेम एरिया है, सेम मटेरियल की है, सपोज करो यहाँ पे मैंने वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाई। ठीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो करते हैं हम लोग? वीक मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं जब फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, दे आर फार अपार्ट, है ना। और यहाँ पे हमने लगाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, लगा दी यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे फील्ड लाइंस जो होंगी वो पास होंगी, तो एज अ रिजल्ट ज़्यादा फील्ड लाइंस यहाँ से पास करेंगी, है ना। तो इसका फ्लक्स ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलरली ज़्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, यहाँ से परपेंडिकुलरली कम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स कम हो गया। तो जो फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड, मोर विल बी द फ्लक्स। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई फील्ड पे कैसे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड जो पॉइंट है वो एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? सपोज करो आपने क्या किया, फील्ड सेम लगाई, लेकिन एक बार छोटी कॉइल ली, एक बार बड़ी कॉइल ली, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे पहले अगर सपोज करो 3 ही फील्ड लाइंस पास कर पा रही थी, लेकिन जब आपने एरिया बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो बढ़ जाएंगी, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो जो फाई है वो A के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब कभी कभी क्या होता है, जो फ्लक्स होता है, फील्ड लाइन जरूरी थोड़ी हमेशा ऐसे जा रही होंगी, हो सकता है किसी एंगल पे जा रही हो, है ना। और हमें क्या लेना होता है? परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस, जो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये वाली फील्ड लाइंस हमें लेनी होती है ना, जो इसके परपेंडिकुलर जा रही हैं। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन B एंड A। ठीक है, B इज द फील्ड, A इज द एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, और थीटा उनके बीच का एंगल है। तो ये जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से बनता है, फाई इज इक्वल्स टू BA cos थीटा। ठीक है, तो अब फैराडे ने क्या देखा, मैं आपको बेसिक बता चुकी हूँ कि फैराडे ने क्या देखा है। फैराडे ने बेसिकली क्या किया है, उसने करंट बनाने की कोशिश की है, इंड्यूस करवाने की कोशिश की है, कहाँ से? मैग्नेटिज्म से, है ना। तो यही चीज़ हम लोगों को देखनी है। कैसे? अभी देखो उसने क्या किया, अगर मान लो ये क्रॉस इंडिकेट्स दैट इट इज़ परपेंडिकुलरली इनवर्ड फील्ड लाइंस, है ना, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड फील्ड लाइंस हैं। तो उसने क्या किया, एक कॉइल ली, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड फील्ड है, ऐसे फील्ड अंदर जा रही है। अब यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड लगाई,
उसने देखा कोई करंट ही नहीं बन रहा, कि फील्ड से करंट क्यों नहीं बन रहा। उसने जब अपने अपरेटस को उठा के फेंका तो जरूर फ्लक्स में चेंज आया होगा। अभी कैसे आया होगा देखते हैं। अब उसने क्या किया, ये कॉइल ली, ठीक है, ये फील्ड लगाई, इसी फील्ड को वेरी कर दिया, इसी फील्ड को क्या कर दिया उसने, वेरी कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो गई तो फ्लक्स वेरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉइल थी, देखा भाई करंट बन गया कॉइल में, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मैं आपको बहुत जल्दी ही सिखाऊंगी लेंजेस लॉ से। सपोज इस डायरेक्शन में करंट जाता हुआ दिखा, तो उसने क्या देखा, इट इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इट इज नॉट द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज गोइंग टू जनरेट करंट इन द कॉइल, जिससे करंट जनरेट होगा कॉइल में। क्या चीज जनरेट करती है करंट, चेंज आना चाहिए किसमें, देखो आपको फ्लक्स चेंज करना है, ठीक है। उसने क्या देखा कि फ्लक्स के चेंज होने से क्या बनता है, करंट इंड्यूस होता है। अब जो फ्लक्स है, फ्लक्स दो तीन तरह से चेंज किया जा सकता है, या तो फील्ड चेंज कर दो, या एरिया चेंज कर दो, या उनके बीच का एंगल चेंज कर दो। उसने इस केस में क्या किया है, उसने कॉइल का एरिया नहीं चेंज किया, वो तो सेम है, उसने फील्ड वेरी कर दी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्या आया, करंट आया। तो व्हाट ही फाउंड, जो वो 6 साल से गलती कर रहा था, वो क्या गलती कर रहा था, वो फ्लक्स दे रहा था, वो चेंज नहीं दे रहा था फ्लक्स में। तो इट इज़ द चेंज इन फ्लक्स। मैं बार बार चेंज वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही ज़्यादा करना, मैं ये नहीं कह रही कम करना। फ्लक्स इंक्रीज भी कर सकता है, फ्लक्स डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों ही केसेस में करंट इंड्यूस होगा ही होगा, वेदर द फ्लक्स इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। फ्लक्स को बढ़ाओ या कम करो, आपका करंट इंड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जब फ्लक्स चेंज हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो फ्लक्स इंड्यूस हुआ। अब सेकेंड टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखो सपोज यहाँ पे मैंने फील्ड फिर से कांस्टेंट कर दी। अब आप कहोगे फील्ड फिर से कांस्टेंट कर दी तो करंट कैसे इंड्यूस होगा। अब मैं दूसरी चीज़ चेंज करूँगी। मैं क्या चीज़ चेंज करूँगी, ये कॉइल है, मैंने इस कॉइल का एरिया बड़ा कर दिया, किसी तरीके से मैंने क्या किया, इस कॉइल का एरिया एक्सपैंड करवा दिया या कम करवा दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है। सपोज मैंने इंक्रीज करा दिया इसका। अब एरिया चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ तो क्या चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज हो गया तो क्या इंड्यूस होगा, फिर से करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो सी आई हैवंट चेंज मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं आने दिया, लेकिन एरिया चेंज करते भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। मेरे को कैसे पता लगेगा करंट इंड्यूस है, मैं कॉइल को हाथ थोड़ी लगाऊंगी, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर, है ना। हम गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। गैल्वेनोमीटर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल करंट्स को भी मेजर कर लेता है ना, इसीलिए, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है, अब ना मैं एरिया चेंज कर रही, अब हम ना एरिया चेंज करेंगे ना फील्ड चेंज करेंगे, फिर कैसे करंट इंड्यूस करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो कॉइल है इसको रोटेट कराएंगे, ऐसे अपने एक्सेस पे रोटेट कराएंगे, जिससे थीटा चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या होगा, फिर से करंट इंड्यूस होगा। और ये चीज़ हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, आप जनरेटर देखते हो, जनरेटर की शाफ्ट घूमती है, कॉइल ऐसे घूमती है ना, और जनरेटर भी क्या करता है, करंट ही तो इंड्यूस करता है। वहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, जो मैग्नेट्स एक बार लगा दिए, वहाँ आप एरिया चेंज नहीं कर रहे, आप जनरेटर की कॉइल थोड़ी बाहर निकालोगे बार बार। आप क्या चेंज करते हो, आप फ्लक्स चेंज करते हो बाय चेंजिंग थीटा, थीटा को चेंज करते हो और आपका फ्लक्स चेंज करता है, फ्लक्स चेंज करता है तो क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो फैराडे ने कंक्लूजन निकाल दिया कि जब तक फ्लक्स को चेंज करते जाओगे तब तक करंट इंड्यूस होता जाएगा, जैसे ही फ्लक्स चेंज करना बंद कर दोगे वैसे ही करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। और दूसरी बात उसने ये भी देखा, आप इस कॉइल को जितनी तेजी से घुमाओगे, ठीक है, जितनी हाई वेलोसिटी से आप इसे क्या करोगे, घुमाओगे, उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो स्पीड हाई होगी तो करंट इंड्यूस भी क्या होगा, हमारा हाई होगा, ठीक है। तो आई इंड्यूस्ड भी क्या होगा, हाई, ठीक है। तो एंड दिस फिनोमिना, ये जो हमने फिनोमिना पढ़ा है सारा करंट के इंडक्शन का बाय चेंजिंग द फ्लक्स, ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज EMI, that is electromagnetic induction, the phenomena of induction of current in a coil until till the flux link with the coil is being changed। जब तक आप फ्लक्स लिंक चेंज करते जाओगे तब तक करंट का इंड्यूस होना है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि फैराडे ने अपने उस 6 साल के एक्सपेरिमेंट में क्या किया है ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो उसने किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो उसने कुछ लॉज दिए, ठीक है। तो दे वर नेम्ड एज फैराडेज
लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने अपने लॉज दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, उसके क्या लॉज थे, उसने जो लॉज दिए दैट वर फर्स्ट लॉ, बहुत सिंपल है, जो अभी हमने पढ़ा है जितनी इतनी देर में वही चीज़ है। क्या है, उसने क्या बोला कि करंट तब तक बनेगा, कब तक बनेगा, जब तक आप फ्लक्स चेंज करते जाओगे। जैसे ही आप फ्लक्स चेंज करना बंद कर दोगे करंट की इंडक्शन भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मीन्स कि करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है, करंट इज इंड्यूस्ड टिल द फ्लक्स इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है, फ्लक्स इज बीइंग चेंज, जब तक आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो करंट इंड्यूस होगा, एंड एज सून एज आप फ्लक्स चेंज करना बंद कर दोगे आपका करंट की इंडक्शन भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पहला यही था इसका लॉ, ठीक है। अब दूसरा लॉ क्या है इसका, अभी जो इसका दूसरा लॉ है वो शायद थोड़ा थोड़ा समझ ना आए कि एक माइनस साइन लगाएंगे वो क्यों आ रहा है, वो अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जल्दी आपको वो भी समझ आएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं उसने सेकेंड लॉ ने ये कहा। अब देखो ये हमें बात पता है, हमें इतनी बात क्लियर है, अगर कहीं पे करंट इंड्यूस हुआ है, कहीं पे करंट चल रहा है तो वहाँ ईएमएफ वोल्टेज का होना जरूरी है, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहाँ करंट ही नहीं है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ है तो आप ये बात भी तो बोल सकते हो ना कि वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई है ना। आप ये तो नहीं है ना, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं, क्योंकि करंट चल रहा है तो ईएमएफ तो है ही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही है। तो उसने बोला जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी ना, जितनी जल्दी आप फ्लक्स चेंज करोगे, जैसे मैंने कहा था आप उसको तेजी से घुमाओ कॉइल को, ठीक है, फ्लक्स तेजी से चेंज होगा, स्पीड तेजी से चेंज होगी तो वहाँ पे करंट इंड्यूस ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड भी ज़्यादा। तो उसने बोला कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये माइनस साइन जो आ रहा है भाई ये लेंजेज लॉ की वजह से आ रहा है। अभी इसको थोड़ी सी देर के लिए इसको याद करते हैं कि माइनस साइन आएगा, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि माइनस साइन क्यों आएगा। अभी मैं अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ई कितना आ जाएगा, d∅/dt, यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 1 होता है। सो दिस इज योर बेसिकली फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि करंट तब तक बनेगा, कब तक, जब तक फ्लक्स में चेंज आएगा, और जितनी जल्दी फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ज़्यादा ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। हमें इतनी बातें तो क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो जाए इसी के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पर पूछ लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास इफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज गिवन बाय, आपको गिवन है कि अगर फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज गिवन बाय 3t² + 5t + 1, ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड एट t = 5 सेकेंड या 1 सेकेंड लगा लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, है ना। एट t = 1 सेकेंड वी नीड टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है 1 सेकेंड के बाद। अभी हमने सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा है, हमने सेकेंड लॉ में, है ना, हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा है E = d∅/dt। मैं मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ क्योंकि मुझे माइनस साइन का आइडिया नहीं है, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ, है ना। तो E = d∅/dt, तो बस फाई निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लो, क्या बनेगा इसका 6t + 5, 1 का तो 0 हो जाएगा। अब आपको एट t = क्या निकालना है, 1 सेकेंड, तो 1 पुट कर दोगे t की जगह, तो 6 × 1 + 5 दैट इज 11 वोल्ट्स, इतनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू फैराडे सेकेंड लॉ। ईजी है बट आ जाता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हमें बात करनी है किसकी, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किस तरह से है देखो, जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ अ कॉइल इज प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इफ अ कॉइल इज प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, अगर कॉइल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है,
ऑफ 0.10 टेस्ला, 0.1 टेस्ला की हमारी क्या है, फील्ड है, ठीक है। एंड इफ द रेडियस ऑफ द कॉइल सडनली स्टार्ट्स श्रिंकिंग, ठीक है, if the radius of the coil suddenly starts shrinking at the rate, ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, at the rate of 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो रेडियस है वो कम होने लग गया है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉइल when radius is 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पढ़ के हमें इतना तो आइडिया लग रहा होगा ना, देखो उसने बोला कि एक परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं, रेडियस चेंज कर रहे हैं। कॉइल की रेडियस पहले इतनी बड़ी थी, कॉइल इतनी हो गई, एरिया चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगी, वही ईएमएफ इंड्यूस हमें निकालनी है। और ईएमएफ इंड्यूस का जो लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है, फैराडे के अकॉर्डिंग जो मुझे ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला पता है वो तो होता है, मैं मॉड डी ले रही हूँ, d∅dt होता है ना। अब इसमें कहीं रेडियस तो नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है E इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ फाई, फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, BA cos थीटा, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर तो हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो उन दोनों में जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 0, cos 0 कितना होता है 1, तो मुझे पता लग गया d/dt ऑफ BA। अब B तो क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो B dA/dt, ठीक है। अब B आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, 0.10 टेस्ला। अब क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या होता है, d/dt ऑफ पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई कांस्टेंट फिर से बाहर, तो 0.10, पाई की वैल्यू 3.14 और डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर, r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2r इंटू dr/dt। अब जिस रेट से रेडियस डिक्रीज कर रहा है वो तुम्हें गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में, dr/dt गिवन है, वैसे तो माइनस साइन आएगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, अभी हम क्योंकि हम यहाँ पे भी कंसिडर नहीं कर रहे, लेट अस टेक इट एज 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर को मीटर में करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, बस रेडियस गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो कैसे लिखोगे, 0.10 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू r 10/100 इंटू हर चीज़ ऐसा यूनिट में होनी चाहिए ना, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रही है, एरिया की चेंज होने की वजह से, तो वही एरिया का हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारा आ गया, हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे निकालनी है। अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट रह गया, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार ना ऐसे पूछ लेते हैं कि ये क्या हमारे लॉज को वायलेट कर रहा है, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बन रही है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ तो करंट बन गया, फैराडे ने तो करंट बना दिया, करंट बना दिया मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्चुअली जो भी आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, सपोज आप घुमा रहे हो, आप अगर घुमा रहे हो तो आप अपनी कोई एनर्जी तो लगा रहे हो ना घुमाने में उस कॉइल को, तो वो एनर्जी इज एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन इज स्टिल वैलिड है, ओके ओके। तो अब मूव ऑन करते हैं लेंजेस लॉ पे, ठीक है। तो क्या है लेंजेस लॉ, देखो लेंजेस लॉ ये बोलता है, लेंजेस लॉ ये बोलता है कि करंट इस तरह से बनेगा कि वो अपने बनने के कारण को अपोज करेगा, करंट इस तरह से बनेगा कि वो अपने बनने के कारण को अपोज करेगा। देखो हर चीज़ इस दुनिया में स्टेबिलिटी चाहती है, अगर आप लोग रेस्ट कर रहे हो और आपकी मम्मा आपको आके कह दे कि ये जा बेटा ये करा, तो हम लोग क्या करेंगे,
वी आर ऑलवेज गोइंग टू अपोज, है ना, क्योंकि हम रेस्ट की स्टेट में हैं। तो अभी वो कॉयल रेस्ट की स्टेट में थी, चलो उसका जो भी चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस करने की क्या ज़रूरत थी, वो क्यों चाहेगी उसके अंदर करंट इंड्यूस हो, है ना, वो क्यों चाहेगी। अगर देखो पहली बात, अगर उसके अंदर आपने फ्लक्स में चेंज लाने की कोशिश की, आपने उसका एरिया चेंज करने की कोशिश की, आपने बी चेंज करने की कोशिश की, तो वो फ्लक्स क्यों चाहेगी कि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, वो कॉइल नहीं चाहेगी ना। तो वो क्या चाहेगी, वो वही जैसे थी वैसे रहे। अब वो वैसे कैसे रहेगी कि वो अपोजिट में कुछ करना चाहेगी। आपने अगर फील्ड बढ़ाई है तो वो इस तरह से करंट चलाएगी कि ओवरऑल फील्ड क्या हो जाए, कम हो जाए, और वो फिर से उसी स्टेट में आ जाए। ऑल्दो वो उसी स्टेट में नहीं आ पाती है, लेकिन वो कोशिश तो करेगी ना। तो लेंजेस का जो लॉ है काइंड ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है कि आई इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे that it opposes the cause of its own प्रोडक्शन, अपने बनने के कारण को अपोज करना चाहती है। बस बात इतनी है, इनर्शिया है, आलस है, नहीं करना चाहती है उस स्टेज को चेंज, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे सपोज करो अगर मेरे पास ये कॉइल है, यहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, अब यहाँ पे आप नॉर्थ पोल को पास ले आए। पहले नॉर्थ पोल दूर था, ये मैग्नेट कहीं दूर पड़ा था, तो इसके साथ कोई भी फील्ड लाइन एसोसिएटेड नहीं थी। आप इस मैग्नेट को पास ले आए, आप इस मैग्नेट को पास ले आए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप इसमें से इंक्रीज ही कर रहे हो, मैग्नेट पास आ रहा है ना। अब ये कॉइल क्या चाहेगी कि इसके अंदर से फील्ड लाइन इंक्रीज ना हो, भाई मैं ठीक हूँ, वो कहती है मैं ठीक हूँ, मैं जैसे हूँ ठीक हूँ। तो अब क्या है, आप इसको मैग्नेट को पास ले आए, फील्ड लाइन्स बढ़ गई। वो क्या चाहेगी कि मैग्नेट पास ना आए। मैग्नेट पास कब नहीं आएगा, जब यहाँ नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल। ऑब्वियसली बात है नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। अगर साउथ आ गया, साउथ तो और खींच लेगा भाई, और फील्ड बढ़ा देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा अपने आप से, नॉर्थ पोल। नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि ये वाला फेस आपको नॉर्थ पोल दिखेगा। अब आपने क्लॉक रूल पढ़ा होगा बचपन में, है ना। क्लॉक रूल क्या कहता है, क्लॉक रूल कुछ ऐसा कहता है, कैसा कि अगर मान लो कहीं पे किसी फेस पे नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब जो करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और कहीं किसी फेस पे अगर साउथ पोल दिख रहा है तो उसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट जाता हुआ दिखेगा, ऐसे कुछ। समझ आया, करंट इस तरह से बनेगा, अपने ही बनने के कारण को अपोज कर रहा है वो। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अच्छे से कैसे समझते हैं, थोड़ा इजी सा एग्जांपल लेते हैं। पहले तो देखो, अगर मान लो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल रखी गई है, और अगर मान लो बी कांस्टेंट है, ठीक है, फाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ओमेगा को आप चेंज नहीं कर रहे, वो भी कांस्टेंट है, तो क्या यहाँ पे फ्लक्स, क्या यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लक्स नहीं चेंज कर रहा ना। इन तीनों चीज़ों की चेंज करने से फ्लक्स चेंज करेगा, लेकिन ये तीन चीज़ें चेंज ही नहीं कर रही, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं करेगा। फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो यहाँ पे करंट इंड्यूस कितना होगा? 0। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, ये फील्ड सपोज करो ये अभी इसके अंदर है, ये जो फील्ड है ये परपेंडिकुलरली इंक्रीजिंग फील्ड है, अंदर की तरफ बढ़ रही है ये फील्ड। अगर ये फील्ड बढ़ रही है तो इसके अंदर ऑब्वियसली फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ेगा। मेरे को तो फ्लक्स के चेंज होने से मतलब है, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। अब ऑब्वियसली फील्ड चेंज कर रही है तो ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है तो करंट इंड्यूस होगा। कैसे इंड्यूस होगा? लेंजेस ने क्या कहा, देखो अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रही है, अब ये क्या चाहेगा कि इसके अंदर फील्ड ना बढ़े। फील्ड कब नहीं बढ़ेगी? जब ये बाहर की तरफ फील्ड इंड्यूस करवा लेगा। बाहर की तरफ फील्ड इंड्यूस करवाना मतलब राइट हैंड थंब रूल लगाओ, बाहर की तरफ फील्ड इंड्यूस कराना मतलब करंट कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। अगर थंब आपको फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है तो कर्लिंग फिंगर किसकी डायरेक्शन देंगे? आपको करंट की डायरेक्शन देंगे। तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि एक फील्ड इंड्यूस हो जाए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और इसकी फील्ड जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अब सपोज आपने क्या किया, ये करंट है, ठीक है, अब ये करंट है और ये करंट सपोज करो डिक्रीजिंग करंट है, ये करंट डिक्रीजिंग करंट है और यहाँ पे रख दी एक कॉइल।
अब आपको बताना है कि इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऑस्टर ने क्या कहा, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसके आसपास वाली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करिए, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करिए तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। और मुझे तो चेंज से मतलब है, मतलब चेंज तो हो गया ना, फ्लक्स चेंज हो गया मतलब करंट इंड्यूस होगा। लेंजेस ने कहा कैसे होगा, ये ऊपर जा रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। अब ये चाहेगा कि फ्लक्स डिक्रीज ना करे, फ्लक्स डिक्रीज ना करे मतलब ये इस तरह से करंट को चलाएगा कि फ्लक्स फिर से बढ़ जाए, है ना। अब कैसे बढ़ेगा फ्लक्स, देखो यहाँ पे जो करंट है ये ऊपर जा रहा है, राइट, तो इसमें फ्लक्स कैसे बढ़ेगा कि अभी देखो ये करंट कैरिंग वायर ऊपर है तो ये अंदर की तरफ जा रही है, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली कैसी है, इनवर्ड है, और वो भी डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि करंट डिक्रीजिंग है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो डिक्रीजिंग है ना, ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, क्योंकि करंट डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग है। फील्ड डिक्रीजिंग, अभी कोई क्या चाहेगी कि फील्ड बढ़े, कैसे बढ़ेगी, मतलब आउटवर्ड में फील्ड लगाएगी, आउटवर्ड में फील्ड मतलब बाहर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से लेंजेज ने इसको एक्सप्लेन किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि लेंजेज लॉ के जो लेंजेज लॉ है कि क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करता है या किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे ये डिपेंड करता है। जो हमारा लेंजेज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बन रही है, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो चेंज कर रहे हो ना, जो आप कर रहे हो आपकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो यस, लेंजेज लॉ जो है इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है कि करंट की बात कहाँ से आई थी, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। वो जो नेगेटिव साइन था आपको आई गेस क्लियर हो जाएगा, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होती है कि वो अपने बनने के कारण को अपोज करती है, इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू लेंजेज लॉ, ओके।